करीब 1 घंटे तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद वो लोग एड्रेस पर पहुंच गए। आराध्या पहले कार से नीचे उतरी, उसके बाद रुद्राक्ष नीचे उतरा। एक मेल अटेंडेंट उनको ग्रीट करते हुए बोला, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, वेलकम टू आवर रिसॉर्ट। आराध्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेल अटेंडेंट ने कहा, प्लीज फॉलो मी। आराध्या ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। कुछ देर चलने के बाद वो सब एक कॉटेज जैसी जगह के बाहर पहुंचे। मेल अटेंडेंट ने जाने से पहले कहा, ये वो प्राइवेट रूम है जिसे आपके नाम से बुक किया गया है। एंजॉय योर नाइट। जब आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखा तो वो उसे घूर रहा था। ये देखकर आराध्या ने मुस्कुराकर अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, तो क्या आप डेट के लिए रेडी हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम यहाँ पूरी रात स्टे करने वाले हैं? आराध्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और रूम का दरवाजा खोला। रूम के अंदर पूरे रूम को रेड रोज और बैलून से सजाया गया था। बीच में एक बड़ा सा बेड था जिस पर रोज पेटल से एक हार्ट बनाया हुआ था और रूम की लाइट भी बहुत डिम थी। जब आराध्या ने देखा रुद्राक्ष रूम को देख रहा है, उसने उससे पीछे से गले लगाते हुए पूछा, क्या आपको ये पसंद आया? उसे अपनी चेस्ट की ओर खींचते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आई लव इट। आराध्या ने कहा, जस्ट वेट, उसके बाद आपको ये और भी ज्यादा पसंद आएगा। इतना कहकर वो उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम के अंदर आराध्या ने अपने बैग से वो ड्रेस निकाली और उसे स्लैब पर रख दिया। खुद को आईने में देखते हुए आराध्या ने कहा, ओके आराध्या, यू कैन डू इट। फिर जल्दी से अपने कपड़े उतार कर आराध्या ने वो ड्रेस पहन लिया। खुद को आईने में देखते हुए उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वो नहीं करना चाहते। उसका चेहरा सहलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं अभी तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी चोट, मैं अपने अननेसेसरी डिजायर को पूरी करने के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ, मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, इसीलिए आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूमते हुए पूछा, आर यू श्योर अबाउट दिस? आराध्या ने कहा, मैं आपके साथ एक होना चाहती हूँ रुद्राक्ष, मुझे हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। आराध्या के कहे हुए शब्द सुनकर रुद्राक्ष के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और बिना कुछ सोचे उसने आराध्या के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष की शर्ट को पकड़कर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे वापस किस करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने फिर उसकी आंखों को किस करते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। आराध्या हंसकर उसकी टाई हटाने लगी, फिर उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। जब आराध्या उसकी शर्ट के बटन खोलने में बिजी थी तो रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? आराध्या ने कहा, यहीं एक स्टोर से। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुराया और वापस उससे किस करने लगा। हर बढ़ते मिनट के साथ उनकी किस और भी डीप और इंटेंस होती जा रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, अब तुम मेरी हो। अपना चेहरा रुद्राक्ष के चेस्ट पर रखते हुए आराध्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए उसने बस अपना सिर हिलाया। उसके बाद रुद्राक्ष ने कहा, किसी और को तुम्हें टच करने की परमिशन नहीं है? आराध्या ने कहा, रुद्राक्ष ने कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। आराध्या ने कहा, रुद्राक्ष ने कहा, आई लव यू। आराध्या ने कहा, उसे कुछ न बोलते हुए देखकर रुद्राक्ष ने कहा, आराध्या, मैं ही तुम्हारे कॉलेज का वो अजीब टोपी वाला लड़का हूँ। फिर उसने अपनी आंखें घुमाकर आराध्या की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसे देखकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर उसके फोरहेड पर किस किया। आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए थे। कुछ सेकंड के बाद
आराध्या ने अपनी आंखें खोलते हुए अपना सिर उठाकर पूछा, आपने अभी क्या कहा? रुद्राक्ष ने कहा, मैंने कहा कि मैं ही तुम्हारे कॉलेज का वो अजीब टोपी वाला लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हंसकर पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? फिर उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, आपके पास अभी भी जोक करने की और मुझे बेवकूफ बनाने की एनर्जी है, लेकिन मिस्टर हस्बैंड, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर अपना सिर उठाते हुए आराध्या ने कहा, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगी? आपका वो अजीब टोपी वाला लड़का होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। मुझे यकीन है कि वो बहुत बदसूरत रहा होगा। और जरा अपनी तरफ देखो, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अजीब टोपी वाला लड़का हो ही नहीं सकते। रुद्राक्ष ने जब ये सुना तो उसका चेहरा उदास हो गया। कुछ देर रुकते हुए आराध्या ने फिर कहा, और इसके अलावा वो टोपी वाला लड़का अजीब था और आप बिल्कुल भी अजीब नहीं हो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। वो केवल आह भर सकता था। उसे अपने कॉलेज में अपना हैंडसम चेहरा रिवील ना करने का रिग्रेट था। आराध्या ने सोचा कि वो कॉलेज में बदसूरत था। जब उसने महसूस किया कि आराध्या इस बार सो चुकी है, तो उसने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष और आराध्या के रोमांटिक माहौल से दूर शर्मा मेंशन में चीजें अलग थी। मोहित कमरे में इधर उधर टहल रहा था, जबकि जानवी बेड पर बैठी रो रही थी। जानवी ने सिसकते हुए कहा, आई एम सॉरी मोहित, मुझे लगा कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। मोहित गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आज जब उसने कुछ फाइल्स ढूंढने के लिए जानवी का वार्डरोब खोला तो उसे वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स मिली। जब उसने उन पिल्स के बारे में जानवी से पूछा तो उसने बताया कि वो उन पिल्स को बहुत लंबे टाइम से ले रही थी, क्योंकि वो अभी भी एक मॉडल बनना चाहती थी और अब एक बच्चे को जन्म देने से उसके करियर को नुकसान होगा। मोहित ने गुस्से में कहा, तुम्हें कम से कम मुझसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था। जानवी ने रोते हुए कहा, मुझे पता है एंड उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। मोहित ने पूछा, क्या ये जरूरी है? तुम एक मॉडल क्यों बनना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं देता? जानवी ने कहा, ये पैसे के बारे में नहीं है। मोहित ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, फिर क्यों? क्या तुम ये चाहती हो कि दूसरे आदमी तुम्हें हाफ नेक क्लोथ में देखें? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? जानवी चिल्लाते हुए बोली, मोहित, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मोहित ने गुस्से में कहा, अपनी बहन को देखो, वो भी एक मॉडल बनना चाहती थी। अपने शरीर और अपनी ब्यूटी के साथ वो एक इंटरनेशनल मॉडल बन सकती थी, लेकिन उसने अपने फैमिली के खातिर सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि तुम एक मॉडल बनना चाहती थी। तो क्या तुम उसकी जैसी नहीं हो सकती? क्या तुम भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके फैमिली पर फोकस नहीं कर सकती? क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना जरूरी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक बच्चा चाहता था, लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं की। लुक एट योर सिस्टर, वो इस कंट्री के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ है। ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं हो सकता है? एक मॉडल बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो चाहे तो 1 मिनट में ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने अपना करियर सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को चुना। जानवी ने रोते हुए पूछा, क्या तुम मुझे आराध्या दीदी से कंपेयर कर रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा, इसमें कंपेयर करने के जैसा क्या है? आराध्या हर मामले में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन तब मैं अंधा था, इसीलिए मैंने इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया। ये कहने के बाद मोहित रोती हुई जानवी को छोड़कर बेडरूम से बाहर निकल गया। ये तीसरी बार था जब मोहित ने उसका कंपैरिजन आराध्या से किया था। जानवी आराध्या को मौत के घाट उतारना चाहती थी। आराध्या के लिए उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शर्मा हाउस से निकलने के बाद मोहित शर्मा इंटरप्राइजेस की ओर चल पड़ा। वो शर्मा इंटरप्राइजेस पहुंचने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर मोहित के होश उड़ गए। उसने कॉल रिसीव करके पूछा, आप क्या चाहते हैं मिस्टर विशाल? विशाल ने कहा, हाँ मिस्टर शर्मा, मैंने
एटलीस्ट आपसे एक गुड इवनिंग या हाय कहने की एक्सपेक्टेशन की थी। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे घर में आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। इतना कहने के बाद विशाल ने फोन काट दिया। मोहित ने अपने फोन को अपनी सीट पर पटक दिया। उसे विशाल का ऐसे ऑर्डर देना बहुत खराब लग रहा था। उसे तो जैसे विशाल से नफरत होने लगी थी। कार को टर्न करके मोहित बेमन सा विशाल के घर की ओर चला गया। क्या होगा जब आराध्या को पता चलेगा कि वो अजीब टोपी वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।